पूंजी निर्माण जिसको निवेश भी बोला जाता है, यहाँ से शुरू करना आज हमें। कल हमने कुछ फैक्टर्स वगैरह पढ़े थे, HDI, IHDI, ठीक है, और जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, तो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर्स हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है, जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, ठीक है। उसमें भारत की क्या रैंक है, क्या पोजीशन है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स पढ़ा, गिनी गुणांक को पढ़ा था, पावर्टी गैप इंडेक्स को पढ़ा था। सच एंड सच थिंग हमने कल डिस्कस की थी, तो हम पूंजी निर्माण पे आ गए थे। पूंजी निर्माण मतलब कोई भी चीज जो पूंजी का निर्माण करे, पूंजी निर्माण। जैसे निवेश होगा, इसको निवेश हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि निवेश कुछ भी करे तो पूंजी का निर्माण होता है, ठीक है। निवेश करने का मतलब ये है कि मान लो मैंने किसी भी कंपनी में निवेश कर दिया कि मेरे को ये करना वो करना है, तो जो हमने निवेश कर रखा है ना, उसकी पॉसिबिलिटी है कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न्स देगा वो, तो वो हमारी एसेट्स है, ठीक है। वो हमारी एसेट है, परिसंपत्ति है, पूंजी है, ठीक है। वो होता है पूंजी निर्माण निवेश। अब ये देखो इसमें क्या है, पूंजी के भौतिक संग्रह जैसे कि मशीनरी, उपकरण, फैक्ट्री आदि में वृद्धि होने की प्रक्रिया को पूंजी निर्माण कहते हैं। भौतिक संग्रह की बात है, ठीक है। पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल गुड्स में अगर वृद्धि होगी, पूंजी निर्माण होगा, ठीक है। गुड्स कौन सी होती है, हमने अच्छे से डिस्कस किया था। इससे उत्पादन, उत्पादकता एवं भविष्य में उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसे निवेश भी कहा जाता है, पूंजी निर्माण को। यह आर्थिक वृद्धि विकास का महत्वपूर्ण निर्धारक है। निवेश, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार निवेश विशेष रूप से निजी निवेश, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है, वो मांग का प्रमुख चालक है। मांग का प्रमुख चालक का मतलब क्या है? जैसे ही हम प्राइवेट निवेश कर देंगे, मांग बढ़ जाएगी, मांग चलना शुरू हो जाएगी। फिर जो क्षमता पैदा करते हैं, और मांग अगर ज्यादा बढ़ रही है तो फैक्ट्री क्या करेंगी? वो जो मांग बढ़ रही है, फैक्ट्री यही चाहेगी ना कि मेरे द्वारा बनाई गई वस्तुओं की मांग ज्यादा बढ़े। तो फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा? अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कंपटीशन है, ठीक है। श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाती है, क्षमता पैदा करती है, श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाती है, नई नई तकनीकों को शुरू करता है, नई नई टेक्नोलॉजी फिर एक कंपनी को डिमांड बनाए रखने के लिए यूज करनी पड़ेगी। रचनात्मक खंडन की अनुमति देता है, रचनात्मक खंडन की, ये आगे क्या है मैंने समझा रखा है। और रोजगार भी पैदा करता है। निवेश, निवेश पूंजी निर्माण की वस्तुओं पर किया गया खर्च है जो आर्थिक वृद्धि को बढ़ाता है। पूंजी निर्माण की वस्तुएं कुछ भी हो, फैक्ट्री है, मशीनरी है, उपकरण है, ठीक है, वो खर्च होता है जो आर्थिक वृद्धि को बढ़ाता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स होगी। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की डिमांड्स को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, उनको पूरा करती हैं। और पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो कंज्यूमर गुड्स के निर्माण में सहायक होती हैं, ठीक है। क्षमता पैदा करना क्या होता है? क्षमता पैदा करना अर्थात भविष्य में उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, क्षमता पैदा करना होता है। और श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाना क्या होता है? श्रम संसाधनों के प्रयोग में कार्य कुशलता को बढ़ाना, ये है श्रमिक उत्पादकता। रचनात्मक खंडन की अनुमति देना का मतलब ये होता है कि पुरानी तकनीकों को आधुनिक तकनीकों से बदलना, ये होता है। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल के अनुसार निवेश के दो प्रत्यक्ष प्रभाव हैं। अगर हम निवेश करते हैं तो यह मांग पैदा करता है, निवेश, यह उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है। मांग पैदा करता है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का मतलब मान लो कि इस फैक्ट्री में दो मशीनें हैं, ठीक है, 50 यूनिट को पैदा कर रही है, एक मशीन और आ जाएगी, अब 50 की बजाय 75 यूनिट्स को पैदा करेंगी, तो ये होगी मांग। उसमें क्या, उत्पादन क्षमता बढ़ गई, ठीक है, निवेश कर दिया। मांग को पैदा करेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मांग को भी पैदा करेगा वो। सतत विकास के लिए इन दोनों का संतुलन आवश्यक है। सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसको सस्टेन किया जा सके। ब्रंटलैंड आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अच्छी डेफिनेशन दे रखी है, जो हमने कल डिस्कस की थी, ठीक है। तो संतुलन आवश्यक है सतत विकास के लिए। किस किस का संतुलन आवश्यक है? इन्वेस्टमेंट का और मांग का, इनका संतुलन आवश्यक है। यदि ये दोनों असंतुलित हैं, मांग पैदा करना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना असंतुलित है, यह या तो मुद्रास्फीति या मंदी की ओर ले जाएगा। मुद्रास्फीति क्या होती है?
परसिस्टेंट मतलब इंक्रीजिंग इन प्राइस, मुद्रास्फीति की ओर ले जाएगा। ठीक है, मान लो उत्पादन नहीं हो रहा है और चीजें कम हैं, चीजें कम है तो लोग क्या करेंगे, पहले वो खुद खरीदना करेंगे, शुरू करेंगे, तो मांग उसका प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। मान लो प्राइस लेवल सेम है लेकिन चीजें इतनी पैदा हो रही हैं कि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मंदी हो जाएगी, कि लोग चीजें को खरीद ही नहीं रहे हैं, तो मंदी हो जाएगी। इन दोनों में संतुलन होना जरूरी है, मांग पैदा करता है मांग में और उत्पादन क्षमता में। इस मॉडल के अनुसार आर्थिक वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से निवेश पर निर्भर करती है। किस मॉडल के अनुसार, हैरोल्ड डोमर मॉडल के अनुसार। ठीक है, जो आर्थिक वृद्धि है प्रत्यक्ष रूप से निवेश पर निर्भर करती है। आर्थिक वृद्धि क्या है, निवेश दर कितनी है, आई कोर क्या है, आई कोर क्या है, वर्धिमान, ठीक है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसको बोलते हैं हम, ये आई कोर है। आर्थिक वृद्धि दर क्या हो गया, ये निवेश दर कितनी है और बटे में आई कोर कितना है। और इंक्रीमेंटल आई कोर क्या होता है, देखो पूंजी में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मीन्स होता है इंक्रीमेंट इन कैपिटल, कैपिटल में अगर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आउटपुट रेशियो, आउटपुट में कितना हो रहा है, इनका दोनों का रेशियो है ये, कैपिटल का और आउटपुट का। ठीक है, ये हो गया आई कोर। तो ये हो गया वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात, ये होता है पूंजी उत्पाद अनुपात, क्या पूंजी उत्पाद, इनका अनुपात रेशियो, ये हो गया। इसमें यदि आई इंक्रीमेंटल वर्धमान जोड़ा जाए आई को कोर में, कैपिटल आउटपुट रेशियो में, इसमें, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, अगर इसमें हम आई जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होगा कि पूंजी में वृद्धि के साथ उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसे 2 मशीनें हैं फैक्ट्री में, ठीक है, 50 यूनिट को पैदा कर रही हैं, पूंजी में वृद्धि कर दी, एक और मशीन आ गई, अब आउटपुट में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, ये क्या हो गया, कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल आई कोर हो गया। ठीक है, आई कोर देखो ये बता रखा है इसमें, पूंजी की इकाइयों की वह संख्या दर्शाता आई कोर जो उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने हेतु आवश्यक होती है। समझ में आया, मान लो शैम्पू की पुड़िया पैदा करनी है एक अलग से, आउटपुट करना उसका, या सोप लगा लो, इसमें दे रखा है, साबुन की फैक्ट्री है, एग्जांपल दे रखा ऑलरेडी, देखो इसमें आई कोर क्या है, 10 लाख रुपए हमने कैपिटल लगाई, ठीक है, और 2 लाख रुपए 2 लाख की जो आउटपुट है वो है, 10 लाख लगा करके 2 लाख आउटपुट हो गया। ठीक है, और आई कोर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, शैम्पू फैक्ट्री में आई कोर है, 10 लाख की हमने पूंजी लगाई और 2.5 लाख हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ये आई कोर कितना आ गया, 4 आ गया। अधिक आई कोर निम्न कार्यकुशलता को दर्शाता है, ये अधिक आई कोर है, कार्यकुशलता निम्न है। 2 लाख क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लाख हमने लगा रखे हैं कि 5 लाख प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा करना पड़ेगा। मतलब ऐसा तभी होगा जब हम एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, कार्यकुशलता को बढ़ाएंगे। इसमें कार्यकुशलता ज्यादा क्योंकि इसका आई कोर कम है, आई कोर ज्यादा है, एफिशिएंसी कम है, मतलब आई कोर का एफिशिएंसी का इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, आई कोर बढ़ेगा, कार्यकुशलता कम होगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी, आई कोर घटेगा। अधिक आई कोर निम्न कार्यकुशलता को दर्शाता है। देखो आई कोर क्या था, 1970 के दशक में 5.5, 1980 के दशक में 4.6, 1990 के दशक में 4.4, 2000 के दशक में 4.3 और 2010 के दशक में 4.1। ये लगातार घटता हुआ चला जा रहा है। हम कह सकते हैं कि जो आई कोर है वो लगातार एक घटने के ट्रेंड पर है। आई कोर कम हुआ है, यह दर्शाता है कि भारत में कार्यकुशलता बढ़ी है। इज इट क्लियर और नॉट? पूंजी निर्माण के चरण, बचत, पहला चरण क्या है, बचत है। एस क्या है, देखो सेविंग्स। सेविंग्स कब होती है, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था, डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन इज सेविंग। व्यय करने योग्य आय कर अदा करने के बाद, ठीक है, आफ्टर पेइंग टैक्स इनकम इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। और सी का मतलब कंजम्पशन, उपभोग। ठीक है, हमारे पास 10,000 रुपए हैं, 1,000 रुपए हमने टैक्स पे कर दिया और 3,000 रुपए हमने कंजम्पशन पे लगा दिए, तो 6,000 हमारे पास जो रुपए बच गए वो हमारी सेविंग होगी। समझ गए? वाई डी इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम एंड सी इज इक्वल टू कंजम्पशन। तो सकल घरेलू बचत कितनी होगी, 32.3% जीडीपी का। ठीक है, पहला चरण ये हो गया। दूसरा चरण क्या है, वित्त। वित्तीय संस्थानों द्वारा पारिवारिक क्षेत्र की बचत को निगमों द्वारा निवेश हेतु उपलब्ध करवाना, यह दूसरा चरण है
पूंजी निर्माण के चरण है। वह बचत होगी, बचत कौन सी होगी, मान लो 3,000 4,000 6,000 जिसे भी बचे बैंक में कर दिए जमा। बैंक में जमा करने के बाद जो बैंक है, बैंक एक वित्तीय संस्थान ही तो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो पैसे को कैसे अवेलेबल करवाती है पूंजी निर्माण के लिए, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो दूसरा चरण हो गया। देखो इसमें क्या है, बचत कौन करता है, पारिवारिक क्षेत्र करता है, कितनी 60% है, निजी निगम प्राइवेट कॉर्पोरेशन 35%, सार्वजनिक क्षेत्र 5%। लाभ, लाभ क्या होता है, आगम माइनस लागत, रिवेन्यू माइनस आगम, रिवेन्यू, रिवेन्यू माइनस क्या है, कॉस्ट। ठीक है, रिवेन्यू मान लो 10,000 आ गया, लेकिन वो जो हमने चीज बेची है उस पर हमारा 5,000 का खर्चा भी तो है। 5,000 का खर्चा जो कॉस्ट है माइनस कर दो, 5,000 जो बच गए वो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, लाभ जो है वो नहीं है कि हमने कोई चीज बेच दी तो जितने रुपए आ गए वही लाभ हो गया, नहीं, उसमें तो कॉस्ट तो माइनस करो, वो जो कॉस्ट माइनस करने के बाद जो कुछ बचेगा वो लाभ होगा। लाभ क्या होता है, लाभ इज इक्वल टू कुल प्राप्त राजस्व, रिवेन्यू जितना है एंड कुल लागत जो भी लगी है वो हमारा लाभ होता है। ठीक है, ये एक बता रखा है मैंने। अब पारिवारिक क्षेत्र सबसे ज्यादा, हाउस होल्ड सेक्टर्स ये सबसे ज्यादा बचत करते हैं। देखो किसी कंपनी की आय उसका लाभ होता है, किसी कंपनी की आय, इसमें से लाभांश को बांटा जाएगा। लाभांश का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, लाभ के अंश को बांटा जाएगा, पूरे लाभ को नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए लाभ 10 लाख हो गया किसी कंपनी को, ये 10 लाख का लाभ है, इसको हमने कर दिया। ये क्या है, 2 लाख रुपए चले गए सीआईटी मतलब कारपोरेट इनकम टैक्स के रूप में, निगम आयकर के रूप में एट 22%। हमने मोर और लेस मान लिया कि 2 लाख मान लिया, अभी 22% पर है ये। और 5 लाख क्या हो गया, लाभांश हो गया। 2 लाख तो लाभांश कर के रूप में चले गए, 5 लाख लाभांश हो गया, डिवाइडेंड हो गया। डिवाइडेंड क्यों हो गया, क्योंकि ये डिवाइड किया जाना है। ठीक है, इसलिए इसको डिवाइडेंड बोलते हैं। मालिकों के वितरण के लिए है ये, मालिकों के लिए बांटा जाएगा। और अवितरित लाभ ये हो गया 3 लाख रुपए, इसको आगे फिर उसके लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, और चीजें खरीदने के लिए या कुछ और चीज नहीं करनी, ताकि साइकिल चलता रहे। ठीक है, घर से ना लगे। लाभांश देखो क्या है, लाभ का वह भाग जो शेयर धारकों मालिकों को बांटा जाता है। जब हम बचत शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है सकल घरेलू बचत से। लाभांश समझ गए, लाभ का वो पार्ट जो शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, होल्ड का मतलब होता है रखने वाले, हिस्सा रखने वाले। कंपनी है, इस कंपनी में मेरा 50% हिस्सा का मतलब 50% शेयर्स मेरे हैं। 50% शेयर्स का मतलब है कि 50% हिस्सा मेरा है, जो लाभ आएगा उस लाभ में से भी 50% मेरा हिस्सा होगा। ठीक है, ये उनको बांटा जाता है। और बचत की जब भी हम बात करते हैं तो वो सकल घरेलू बचत होती है। निवेश तीसरा चरण आ गया पूंजी निर्माण का। पहला चरण क्या था, बचत, दूसरा वित्त, तीसरा निवेश आ गया। बचत में हमने क्या किया, पैसे बचाए, इनकम डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल इनकम आफ्टर कंजम्पशन, हमारी सेविंग है। सेविंग फिर हमने बैंक में जमा करवा दी। बैंक में जमा करवाने के बाद बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो बैंक उस हमारे जमा करवाए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल करवाएगा। भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने % पर लोन देना चाहता हूँ, किसी को चाहिए तो आकर को ले लो। ठीक है, वो लोन ले लेंगे, लोन ले तो लिया, अब उस लोन को कहां पर क्या किया जाएगा, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। अब ये तीसरा चरण आ गया, निवेश। निवेश का मतलब क्या, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है, घरेलू जीडीपी का 33.3% है, ये लगभग 1/3 जीडीपी का निवेश है। निजी क्षेत्र कितना निवेश करता है, 80%, और सार्वजनिक क्षेत्र कितना करता है, 20%। मतलब प्राइवेट सेक्टर 80% इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर जो है, वो 20% करता है। निवेश पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया वह होता है, समझ में आया। पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं जो पूंजी से रिलेटेड है, पूंजी को क्रिएट करती हैं कैपिटल गुड्स के लिए, वो निवेश होता है। समझ गए। बंद अर्थव्यवस्था क्या है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है, दोनों अच्छी तरह से हम एनसीईआरटी में कर चुके हैं। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जिसका विदेशों से कोई लेना देना नहीं हो। ठीक है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निवेश बचत के बराबर होगा। ये बचत के बराबर कैसे होगा बताओ, अगर हम किसी जितना हम हमारा दूसरे देशों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं,
अपना पकाते हैं, अपना खाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास या लोगों के पास निवेश करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बैंकों के पास से। हमारी जो भी सेविंग होगी बैंकों के पास है ना, मतलब जितनी हम सेविंग करेंगे उतना ही तो निवेश करेंगे, क्योंकि ये अवेलेबल ही इतना है। तो इस प्रकार जब बंद अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था में जितनी सेविंग होगी उतनी ही क्या होगी? इन्वेस्टमेंट भी होगी। लेकिन अगर खुली अर्थव्यवस्था हो, खुली अर्थव्यवस्था मान लो दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशंस हैं, ठीक है, हमारी सेविंग इतनी है और इतनी इन्वेस्टमेंट हमने कर दी, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो बाहर से भी तो आ सकती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सेविंग कम हो सकती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकती है, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक लेन देन नहीं होता, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था क्या होगी? जिसका विदेशों से आर्थिक लेन देन हो, अर्थात आयात निर्यात होता हो। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निवेश, बचत और निवल विदेशी पूंजी अंतर्वाह के बराबर होता है। इस अर्थव्यवस्था में जो निवेश होता है वो किसके बराबर होगा? एक तो बचत, बचत किसकी? हमारे देश की। और जो टोटल नेट फॉरेन जो कैपिटल आ रही है हमारे इंडिया में, उसके बराबर होगी। एक तो फॉरेन से आई इन्वेस्टमेंट, एक हमारे द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो जो बचत है, हमारी बचत है, उनकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये क्या होगी? बराबर होगी। बचत और निवल विदेशी पूंजी अंतर प्रभाव निवेश के बराबर होगा। निवेश के निर्धारक तत्व क्या है कि निवेश को क्या, कैसे कैसे? ब्याज दर, यदि ब्याज दर ज्यादा है तो निवेश कम होगा, कैसे बताओ? इसको बताओ निर्धारक तत्वों में। ब्याज दर ज्यादा है तो निवेश कम होगा। हाँ, ब्याज ज्यादा होगा अगर हम मान लो किसी दूसरे देश से ब्याज पैसे ले रहे हैं, अपन जो भी ले रहे हैं, दूसरे देश को छोड़ो, अपने देश से मान करके चलो। मान लो अगर इस- हमारे देश में ब्याज ज्यादा है, ज्यादा निवेश कम कैसे होगा? अगर हम मान लो मेरे कोई कंपनी या फैक्ट्री हाँ, मान लो आप सिलाई सेंटर खोलना चाहते हो, तो मैं अगर पैसे ले रही हूँ हाँ। तो मेरे को ज्यादा ब्याज का दे रहे हैं, हाँ, तो मैं पैसे ले नहीं पाऊंगी ना उनसे इतना, क्योंकि अब मेरे को ब्याज ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब आपको ये डिक्रीज करेगा, यस, ठीक है, हाँ। कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें। यस, इस वजह से जो होगा इन्वेस्टमेंट कम होगी। वेरी गुड। संभावित लाभ, संभावित लाभ ज्यादा हो तो निवेश ज्यादा होगा। अगर किसी को ये लगे मैं इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करूं, इस सेक्टर में, और इसका अच्छा रिटर्न्स मिलने की संभावना है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। संभावित लाभ निर्भर करता है किसके ऊपर? व्यावसायिक वातावरण। व्यावसायिक वातावरण कैसा है? इज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हैं, ठीक है। व्यावसायिक वातावरण का मतलब व्यवसाय की सुगमता। व्यवसाय की सुगमता का मतलब इज ऑफ डूइंग बिजनेस। इज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब मान लो आप सिलाई सेंटर खोलना चाहते हो, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? किस किस चीज की जरूरत होगी? बिल्डिंग की आसानी से मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसानी से मिल रहा है, गवर्नमेंट अप्रूवल आसानी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बताते हैं। अगर आपको बिजली का कनेक्शन लेने के लिए ही चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको क्या करेगी? वो आपको डिमोरलाइज करेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लाइसेंस जल्दी हाँ, आधारभूत ढांचा, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, कनेक्टिविटी है या नहीं है, मांग क्या है जिस भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सिलाई सेंटर आप कर रहे हो, ठीक है, आप मान लो प्लाजो बना रहे हो, प्लाजो की मांग क्या है, ठीक है। श्रम कौशल, श्रम कौशल का मतलब कि आपको सिलाई सेंटर के लिए जो टेलर मिल रहे हैं वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, उनको नॉलेज कितनी है अपने एरिया की, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये होगा संभावित लाभ डिपेंड करना। विकासशील देश और विकसित देश, इनमें हम डिफरेंस को पढ़ेंगे हम। देखो, विकासशील देश कैसा? जैसा कि हमारा भारत है, विकास हो रहा है इसका, और विकसित देश वो देश जिनका विकसित विकास हो गया, ठीक है। देखो, बचत बढ़ेगी ना विकासशील देशों में, निवेश भी बढ़ेगा। मान लो मैंने बचत 6,000 की, मैंने बैंक में जमा करवा दी, अगले महीने मैंने बचत 10,000 की कर ली, तो 10,000 का निवेश होगा, निवेश बढ़ेगा। और निवेश अगर बढ़ेगा तो आर्थिक वृद्धि दर भी तो बढ़ेगी, ठीक है। और निवेश बढ़ने के साथ साथ उत्पादन क्षमता भी तो बढ़ेगी। उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ेगी? 2 मशीन थी, 4 मशीन लिया, उत्पादन क्षमता बढ़ गई, ठीक है। ये हो गया। मांग का अभाव नहीं रहता, ठीक है। अब देखो, विकसित देशों में क्या होगा? विकसित देशों में बचत बढ़ गई, मांग कम हो जाएगी। मांग कैसे कम होगी? विकसित देशों में उत्पादन कैसे कम होगा? आर्थिक मंदी की ओर कैसे जाएंगे? उन वे उन लोगों के पास पैसा तो ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उस चीज को खरीदने के इच्छुक है। देखो मैं बताता हूँ। हाँ, बचत बढ़ गई, बचत बढ़ाएंगे तो पैसे कम रहेंगे ना उनके पास किसी चीज को खरीदने के लिए, मांग ऑटोमेटिक कम होगी। विकास हो चुका है उनका, चीजों की जरूरत नहीं है,
और मांग कम होगी तो उत्पादन भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें हैं वही ना वो हो रही, पैदा करके क्या करोगे। और उत्पादन कम हो गया तो रिसेशन, आर्थिक मंदी। समझ गए। इससे मितव्ययता की का विरोधाभास कहा जाता है। यह सिद्धांत जेएम कीन्स के द्वारा दिया गया था। जेएम कीन्स ने बताया कि मितव्ययता है, फिजूल खर्ची है। ठीक है, फिजूल खर्ची नहीं कर रहे लोगों ने बचत करना शुरू कर दिया है, मांग कम होगी। ठीक है, अब मांग का अभाव नहीं रहता विकासशील देशों में। विकासशील देशों में मांग का अभाव क्यों नहीं रहता? क्योंकि विकास हो रहा है, उनको चीजों की जरूरत है। ठीक है, कारण क्या है? जनसंख्या ज्यादा है, मांग कम नहीं होगी, जनसंख्या ज्यादा है, तो नहीं खरीदेगा तो कोई और खरीद देगा। ठीक है, दूसरा कारण क्या? विकासात्मक व्यय हेतु घाटे का बजट। ठीक है, विकासात्मक व्यय हेतु घाटे का बजट है। उदाहरण के लिए देखो, चीन में क्या है, पिछले 3 दशकों से चीन की वृद्धि दर लगभग 10% रही है और मुद्रास्फीति भी कम रही है। आमतौर पर जब वृद्धि दर बढ़ती है तो मुद्रास्फीति ज्यादा होती है। इस चीन की वृद्धि दर और कम मुद्रास्फीति विरोधाभास का कारण क्या है? बचत दर अच्छा है चीन में, 45 से 50% लोग बचत करते हैं। निवेश दर भी ऊंचा है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रही है, इतनी ही है। चीन की उच्च वृद्धि दर के दोस्तों में उच्च निवेश है, उच्च निर्यात है। निवेश ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रहा है, ये वृद्धि दर इसमें ज्यादा होगी। लेकिन जब जेएम किन्स ने यह बताया कि मितव्ययता का विरोधाभास है, लोगों ने बचत करना शुरू कर दिया है। ठीक है, यह सिद्धांत जेएम किन्स के द्वारा दिया गया था। उदाहरण 1930 के दशक की महामंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन 1930 में आया था। क्यों आया था? डिमांड नहीं थी लोगों के पास, और डिमांड नहीं थी तो उत्पादन कम हो रहा था। उत्पादन कम हो रहा था तो बेरोजगारी बढ़ गई, अब उत्पादन करवाना ही नहीं इतना, मंदी आ गई, ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ठीक है, अब महामंदी के कारण में क्या था? समग्र मांग की कमी, एग्रीगेट डिमांड की कमी, कि डिमांड नहीं आ रही है। डिमांड आएगी तो उत्पादन भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और डिमांड क्यों नहीं आ रही? लोगों ने बचत कर दिया, पैसे नहीं है, कम है, खतरा है, लोगों को डर है कि इन फ्यूचर उनके पैसे, उन्हें जरूरत है उन पैसों की। ठीक है, तो यह कारण जेएम कीन्स ने बताया और आर्थिक महामंदी पर काबू पाया गया कि लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे अवेलेबल करवाओ। पैसे अवेलेबल तब होंगे जब इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट करोगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे, डिमांड बढ़ेगी। ग्रेट डिप्रेशन पर काबू पाया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार रोड्रिक रिसर्च है ये। ठीक है, इसमें देखो क्या है, ये 2 ग्राफ के द्वारा बताया गया है। एक तरफ आर्थिक वृद्धि दर है, दूसरी तरफ बचत है। जैसे जैसे बचत बढ़ती चली जाएगी, आर्थिक वृद्धि दर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये रोड्रिक ने रिसर्च किया। बचत का आर्थिक वृद्धि के साथ अपेक्षाकृत नकारात्मक संबंध है। बचत बढ़ेगी, आर्थिक वृद्धि दर कम हो जाएगी। आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी, बचत कम हो जाएगी। अपोजिट रिलेशन नहीं। देखो, थोड़ा बहुत कम नीचे आ रहा है। ठीक है, मतलब ये अपोजिट रिलेशन है, ऐसा नहीं कि एकदम से नीचे आएगा। ठीक है, बहुत कम, धीरे धीरे आर्थिक वृद्धि दर जो है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन इसमें क्या हो गया, एक तरफ तो निवेश है और एक तरफ आर्थिक वृद्धि दर है। ये शोध किया था उसने। जैसे जैसे निवेश बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आर्थिक दर भी बढ़ती चली जाएगी, सकारात्मक संबंध है, इसलिए निवेश को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, निर्धनता का दुष्चक्र देखते हैं। यह अवधारणा प्रोफेसर रेजनर नरक्से के द्वारा दी गई थी। इसके अनुसार अल्पविकसित देशों में कुछ ऐसी शक्तियां या तत्व होते हैं जो एक दूसरे को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि गरीबी, अल्प विकास उन देशों में बना रहता है। कैसे? देखते हैं। पूंजी का अभाव है किसी देश में, फैक्ट्रियां नहीं है, कारखाने नहीं है, मशीनें वगैरह नहीं है, तो उत्पादन कितना होगा? बहुत कम होगा। निम्न उत्पादकता होगी। अगर निम्न उत्पादकता है, उत्पादन बहुत कम हो रहा है, तो लोगों की आय कितनी होगी? बहुत कम होगी आय भी। और आय बहुत कम है, इतनी ही आय है कि घर का खर्चा चल सके, बचत कहां से होगी? बचत भी नहीं होगी, और बचत नहीं होगा, निवेश कहां से होगा? तो ये एक्शंस एंड रिएक्शंस हैं, दो एक साथ मिलकर के काम कर रहे हो तो गरीबी बनी रहती है। परिवारों में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, निवेश को बढ़ाओ, पैसा दो गरीबों को। ठीक है, ताकि कुछ काम करें, इन्वेस्टमेंट करें, धीरे धीरे उनका लाइफ स्टैंडर्ड सुधरे। अब इसमें देखो क्या है, इस समस्या को निवेश बढ़ा करके काबू किया जा सकता है। निवेश के घटक कौन कौन से हैं? निवेश अगर बढ़ा दिया, मान लो हमने निवेश बढ़ा दिया, ठीक है, निवेश बढ़ा दिया तो क्या होगा? पूंजी का अभाव नहीं रहेगा।
पूंजी ज्यादा हो जाएगी, पूंजी ज्यादा हो जाएगी तो उत्पादकता ज्यादा बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो आय भी ज्यादा बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो फिर निवेश भी बढ़ जाएगा। ये चक्कर चलता रहेगा। इस समस्या को निवेश बढ़ाकर काबू किया गया। निवेश के घटक देखो, स्थिर निवेश पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय। स्थिर निवेश क्या होता है? स्थिर निवेश वो होता है जो परमानेंटली निवेश कर दिया। मशीन खरीद ली तो खरीद ली, ट्रैक्टर खरीद लिया तो खरीद लिया, वो निवेश कर दिया हमने, वो परमानेंट निवेश है। अब ट्रैक्टर को हम जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा हमें क्या करता रहेगा? वो बढ़ाता रहेगा। स्थिर निवेश होगा पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय। पूंजीगत वस्तुएं जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। और कीमती सामान पर भी हम निवेश कर सकते हैं, जैसे सोना और चांदी। हम सोना और चांदी पर निवेश क्यों करें? क्योंकि जो सोने का भाव है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, और इतना बढ़ रहा है कि ब्याज अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं से, बैंक से, तो वो उस इंटरेस्ट से ज्यादा प्रॉफिट हमें दे रहा है, इसलिए हम सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। माल पर निवेश कर दिया, कच्चे माल पर, ठीक है, ये निवेश हो गया। सामाजिक आर्थिक लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी बोलते हैं हम इनको। ये लक्ष्य वैश्विक स्तर पर वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रखे गए थे, यूएनओ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए, जिनके 18 टारगेट थे और इन्हें 2015 से पहले प्राप्त किया जाना था। 18 टारगेट थे इसके, ठीक है। लक्ष्य क्या है? गरीबी और भूखमरी को मिटाना, गरीबी और भूखमरी को मिटाना, गरीबी को घटाकर आधा करना, ये प्राप्त कर लिया गया। ये लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट को 2015 से पहले जिनको प्राप्त करना है, जिनके 18 टारगेट दिए गए हैं, ठीक है। भूखमरी को घटाकर आधा करना, एक लक्ष्य में ही है ये, गरीबी और भूखमरी को मिटाना। भूखमरी को घटाकर आधा करना आंशिक रूप से प्राप्त हुआ, पूरा प्राप्त नहीं हुआ ये। सार्वभौमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, लगभग प्राप्त कर लिया गया। तीसरा लक्ष्य क्या गया? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। बाल मृत्यु दर कम करना, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, HIV एड्स मलेरिया से मुकाबला करना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ये 8 में से 8 लक्ष्य बताए गए हैं। 2015 से प्राप्त करना था, लेकिन 2015 में क्या हुआ? सतत विकास लक्ष्य, इन्हें भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 में तय किया गया। मतलब 2015 तक तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, लेकिन उसके बाद 2015 में SDGs आ गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए। इन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, 15 साल का टारगेट है। ये कुल 17 लक्ष्य हैं, जिन्हें 169 टारगेट हैं। कुल 17 लक्ष्य, उनमें 169 टारगेट हो गए। इन लक्ष्यों का शीर्षक ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनका शीर्षक है लक्ष्यों का, ठीक है। इन लक्ष्यों को 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा ध्यान में लाया गया। ये लक्ष्य कुछ सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से मिलते जुलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्यों में विस्तृत कर दिया है। उदाहरण के लिए पर्यावरणीय स्थिरता को सबसे ज्यादा विस्तार किया गया। मतलब कुछ टारगेट ऐसे थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कि उनको ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया। जैसे कि पर्यावरणीय स्थिरता है, जो लक्ष्य था उसका मिलेनियम डेवलपमेंट, उसको ज्यादा एक्सपेंड किया गया। ये लक्ष्य हैं 17 के 17 याद करने हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छा रहेगा। पहला लक्ष्य गरीबी की समाप्ति, दूसरा भूखमरी से मुक्ति, तीसरा लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, चौथा गुणवत्ता परक शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठा जल एवं स्वच्छता, सातवां किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, नौवां उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानताओं में कमी 10वां, 11वां है संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास, 12वां जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, 13वां जलवायु कार्यवाही, 14वां पानी में जीवन, 15वां भूमि पर जीवन, 16वां शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये 17 लक्ष्य हैं जो याद करने हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नंबर 4, 5 और 6 को मिलाकर सतत विकास लक्ष्य नंबर 3 के अंतर्गत रखा गया। कैसे प्राप्त किया जाए इनको? आंतरिक संसाधनों की उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करना, बाहरी सहायता पर निर्भरता कम करना। मतलब अपने देश में जो भी संसाधन है उन्हीं के बेस पर अपने आप को आत्मनिर्भर कर लेना। ज्यादा निर्भरता आत्मनिर्भरता पर हो, बाहरी सहायता पर निर्भरता कम हो। समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ाना। समावेशी दृष्टिकोण का मतलब क्या? स्थानीय निकायों के माध्यम से लोगों की भागीदारी हो, सामाजिक संस्थाएं हो, NGOs हो और निजी निगम भी हो, ठीक है। निजी निगम क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं,
हाँ, पब्लिक प्राइवेट मतलब पब्लिक भी और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों मिलकर के पार्टनरशिप करें, समावेश हो, सहभागिता को बढ़ाएं। सतत विकास लक्ष्य और भारत देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए भारत की पहल क्या है, मतलब भारत कैसे अचीव करे इनको। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया, रोजगार दिया गया, ठीक है, गरीबी कम हो, भुखमरी कम हो, रोजगार मिले लोगों को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, इसके तहत लोगों को जो अनाज है वो बहुत ही कम रेट पर अवेलेबल होता है, ठीक है, राशन कार्ड वगैरह हो तो। स्वच्छ भारत अभियान, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन शुरू किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर जोर दिया गया, जैसे सोलर प्लेट्स के ऊपर। 2017 तक भारत के पास पंचवर्षीय योजनाएं थी। अब सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को 3 वर्षीय कार्य योजना के साथ बदल दिया गया, जिसे 7 वर्षीय राष्ट्रीय विकास योजना एजेंडा से अलग किया गया। 3 वर्षीय पंचवर्षीय योजना, 3 वर्षीय योजना को या कार्य प्लान को, वर्क प्लान को। सरकार के पास 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट भी है कि 15 वर्ष में क्या लक्ष्य प्राप्त करने हैं। ये सभी नीति आयोग द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्या क्या? 3 वर्षीय कार्य प्लान, ठीक है, 7 वर्षीय राष्ट्रीय विकास योजना और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, ये नीति आयोग के द्वारा तैयार किए जाते हैं। भारत में सतत विकास लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग ने 3 संस्थाओं के सहयोग से एसडीजी इंडिया इंडेक्स तैयार किया है। 3 संस्थाओं के सहयोग से भारत में यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक राज्य की उन्नति का पता लगाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, पहली बार एसडीजी इंडिया इंडेक्स को नीति आयोग द्वारा 2018 में जारी किया गया था। यह सतत विकास लक्ष्यों के 17 में से 16 लक्ष्यों को शामिल करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 16 लक्ष्य हैं, इसके कुल 115 संकेतक हैं, 115 टारगेट हैं, ठीक है। प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख बिंदु क्या है इसके? एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 का जो आया था, वो राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी स्कोर 2020-21 में 6 अंकों में सुधार के साथ 60 से बढ़कर 66 अंक रहा। 6 अंकों का सुधार हो गया। बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जबकि केरल ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। केंद्र शासित प्रदेशों में 79 अंक के साथ चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा। इसके बाद 68 अंक के साथ दिल्ली का स्थान रहा। देशों का वर्गीकरण, देशों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यह एसडीजी इंडिया इंडेक्स था, 2019-20 का है, 20-21 का है। देशों का वर्गीकरण, देशों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। विकसित देश, विकासशील देश या अल्प विकसित देश जिनको हम बोलते हैं, जिनका विकास बहुत कम हुआ हो। सबसे कम विकसित देश, ये 47 संख्या में। सबसे कम विकसित देशों का वर्ग 1971 में बनाया गया ताकि संयुक्त राष्ट्र परिवार के सबसे असुरक्षित और वंचित देशों की ओर विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को आकर्षित किया जा सके। प्रत्येक 3 वर्ष बाद इन देशों की उन्नति का पता लगाया जाता है। सबसे कम विकसित देशों की पहचान का मानदंड क्या है? कम आय होगी, मानवीय संपत्ति सूचकांक, इसके हिसाब से आर्थिक भेद्यता मतलब इकोनॉमिक वनरेबिलिटी सूचकांक होगा। वर्तमान में 47 देश सबसे कम विकसित देश हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधी अवधारणाएं वी डिस्कस टुमारो।